वृंदावन के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 65 साल के करीब है फिलहाल, और वो आज वृंदावन की हर गलियों में घूमा करते हैं। सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारा करते हैं। क्या वो रियल में ही जज साहब थे या नाम के ही वो जज साहब हैं? दोस्तों, क्या था उनका पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कहानी एक छोटे से गांव से स्टार्ट होती है। इस गांव में रहने वाला एक केवट नाम का व्यक्ति जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है। उसके घर परिवार में उसकी एक छोटी बहन भी होती है। केवट से उसके पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा, अब तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, अब इसके लिए तू जमींदार के पास जा और वहाँ से कुछ पैसे लिया जिससे तेरी बहन की शादी हो जाए। दोस्तों, केवट यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस जमींदार के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दीजिए, आपके पैसे हम ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। दोस्तों, जमींदार भी यहाँ पर इस केवट को पैसे दे देता है और उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से केवट की बहन की शादी हो जाती है। अब यहाँ पर जो केवट के पिताजी होते हैं केवट से कहने लगते हैं, बेटा, बहन की शादी तो हो गई लेकिन अब इन पैसों को पटाना भी है। इस सब के लिए तुम्हें कमाना पड़ेगा और तुम कमाने के लिए बाहर जाओ और पैसा कमा कर लेकर आओ। केवट अपने पिता की बातें मान जाता है और मानकर सीधे वहाँ से एक शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर पैसे कमाने लगता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है और कुछ ही दिनों के बाद वो जमींदार के पास आता है और सारे पैसे ब्याज समेत उन्हें लौटा देता है। जो जमींदार होते हैं वो एक पर्ची बनाते हैं और पर्ची को उसे देने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा, ये लो पर्ची, तुम्हारा पैसा ब्याज समेत चुकता हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो केवट होता बहुत ही सीधा होता है, वो कहने लगता है कि नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे पर्ची की क्या ज़रूरत है, आपके पैसे आपको मिल गए तो बस मेरा तो काम हो गया। उसके बाद वो अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, इस तरह का मामला है, मैंने जमींदार के सारे पैसे चुकता कर दिए। दोस्तों, पिताजी बड़ा खुश होते हैं और जो केवट होता अपनी नौकरी पर चला जाता है। केवट यहाँ पर हर दिन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाता और वहाँ सबसे पहले वो यही काम करता कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करता, उसके बाद आगे कामकाज किया करता। सबसे पहले दर्शन, उसके बाद में कोई काम दूजा। दोस्तों, इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो जमींदार होता है उसके मन में लालच आ जाता है और लालच के वशीभूत होकर उस पर्ची जो उसने लिखी थी उसे वो अपनी एक लाल डायरी में जो बाईं तरफ धरी होती है उसमें रख देता है और चुपचाप उस पर्ची को रखने के बाद जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं, 3-4 दिनों के बाद उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है जो केवट का घर होता है। वहां जाकर केवट के पिताजी से कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे ने हमारे पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं, हमें उन पैसों को जल्दी से जल्दी चुकवाना है, जल्दी से जल्दी उन पैसों को दिला दीजिए। दोस्तों, पिताजी कहने लगते हैं कि हमारा बेटा तो पैसे चुका गया, उसने तो मुझसे कहा था कि वो पैसे चुका गया, और फिर बेटा जब छुट्टियों पर आता है तो पता चलता है कि बेटे ने तो चुका दिए, बेटे ने भी यही कहा था। लेकिन यहाँ पर जो जमींदार है उसको लालच आ जाती है, पिता को भी पता चल जाता है कि जमींदार लालच कर रहा है। दोस्तों, अब जमींदार यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगता है और इस मामले को घसीट कर एक कोर्ट के अंदर ले जाता है। कोर्ट के अंदर मामला चलता रहता है। दोस्तों, कोर्ट के अंदर वही जज साहब होते हैं जिनको मैंने बताया था कि वो वृंदावन के अंदर हैं। वो कैसे वृंदावन पहुंचे ये कहानी आगे आपको पता चलेगी। दोस्तों, अब जज साहब के सामने दोनों व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। एक कटघरे में तो ये केवट खड़ा हो जाता है, दूसरे में जमींदार खड़ा हो जाता है। जमींदार आरोप लगाता है कि इस केवट ने मेरे पैसे नहीं दिए, इसके पास मेरे बहुत सारे पैसे हैं, इसने अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए थे लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। पर केवट कहने लगता है कि साहब, मैंने इनको पैसे ब्याज समेत दे दिए और ये अब ज़बरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जज साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुमने पैसे दे दिए, तुम्हारा कोई गवाह है क्या?
तो यहाँ पर केवट कहने लगता है कि हाँ हाँ मेरा गवाह है, मेरा गवाह शंकर जी हैं। दोस्तों यहाँ पर जज साहब पूछने लगते हैं कि ये शंकर जी कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मंदिर में रहते हैं। दोस्तों जज साहब एक सम्मन भिजवाते हैं और एक पुलिस वाला लेकर मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में पूछा जाता है कि यहाँ कोई शंकर नाम का व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पर पुजारी सोच में पड़ जाता है कि यार ये किस शंकर की बात कर रहे हैं, ये शायद भोले शंकर की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हाँ सामने बैठे हैं ना भोले बाबा, यही तो है शंकर। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कहने लगता है कि बाबा मुझे इन चीज़ों में मत उलझाओ, आप ये सम्मन ले लो और शंकर को दे देना। दोस्तों उसके बाद वो पुजारी उस सम्मन को ले लेते हैं और सम्मन को लेने के बाद भोलेनाथ के चरणों में उस सम्मन को रख दिया जाता है। अब यहाँ पर जो केवट होता है वो अगले दिन जैसे ही सुबह होती सीधे भोलेनाथ के मंदिर में पहुँच जाता है और आज यहाँ पर वो गुहार लगाने लगता है कि बाबा मैंने हर दिन आपकी सेवा की है, मैंने हर दिन आपको पूजा है, आज मुझे आपकी ज़रूरत है, आज मेरी सहायता कर दो बाबा और आज मेरी लाज बचा लो। ये सब कहकर वहाँ से वो सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में जब जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि भाई कहाँ है तुम्हारा गवाह शंकर, तो यहाँ पर वो केवट कहने लगता है कि वो आने वाले हैं। जैसे ही कोई चंद सेकंड बीतती हैं वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति जिसके मुख पर बहुत ही ज़्यादा तेग होता है सीधे कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है और जब उस वृद्ध व्यक्ति को जज साहब पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मेरा नाम शंकर है। तो यहाँ पर जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुमने क्या देखा है कि इस लड़के ने पैसे इस जमींदार को दिए हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने देखा है, मेरे सामने ही पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पैसे इनको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जो शंकर के रूप में वो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, शंकर भगवान ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि जज साहब आप एक पुलिस वाले को भिजवाइए और इस जमींदार के घर भिजवाइए। एक लाल जो इनकी डायरी बनी हुई है वो डायरी है और उसमें दाहिनी तरफ एक पर्ची लिखी हुई है, उस पर्ची को आप निकलवा लाइए। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले सीधे ही उस जमींदार के घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जब उस लाल डायरी को खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो एक पर्ची लिखी मिल जाती है। उस पर्ची में साफ लिखा था कि केवट ने सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए हैं। दोस्तों जब वो पर्ची मिलती है तो जज साहब भी यहाँ पर हक्का भक्का रह जाते हैं और जज साहब के मन में यहाँ शंकर से और सारी बातें करने का मन भी होता है, लेकिन जैसे ही वो पलक झपक कर उनके सामने देखते हैं तो वहाँ से वो शंकर गायब होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर केवट को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बरी होने के बाद केवट अपने घर पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जज साहब होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, उसने ये सब कैसे पता लगा दिया कि वहाँ पर उसने वो रखी हुई है। दोस्तों जज साहब अब उस केवट के घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे वो शंकर रहते कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। दोस्तों जज साहब उस केवट के साथ मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में जब शंकर भगवान की मूर्त को जज साहब देखते हैं तो उनमें वही व्यक्ति उन्हें दिखाई देने लगता है। अब तो जज साहब यहाँ पर अपना सारा कुछ त्याग देते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान मेरे आप दरबार में आए थे और मैं आपके लिए खड़ा भी नहीं हुआ, मुझसे बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता भगवान, मैं अब कभी भी आपकी शरण से दूर नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर ये जज साहब उस दिन के बाद से ही वृंदावन में पहुँच जाते हैं और वहीं की रज में ये भगवान के प्रति इतने ज़्यादा भक्त हो जाते, इतने श्रद्धालु हो जाते हैं। उस दिन के बाद से ना तो इन्हें अपने घर के बारे में पता, ना ही अपने बच्चों के बारे में पता, बस ये वृंदावन के होकर रह गए और वहीं पर बाबा भोलेनाथ और यहाँ पर कृष्ण कन्हैया जी की राधा रानी के गुणगान करने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहानी आपको सत्य लगती है या इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है? दोस्तों अगर आपको सत्य नहीं लगती तो आप लोग वृंदावन में आए और वहाँ जाकर उन जज साहब से आप मिल सकते हैं जो आज भी वृंदावन में घूम रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों जाने से पहले आप सभी हर हर महादेव, जय शिव शंभू जरूर कहकर, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम भी हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले।
दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है, जय श्री राम, जय शिव शंभू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय शिव शंभू। उसके बाद कविता बोरा जी हमें लिखते हैं सैड स्टोरी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है सूरज DEO का आता है, यूर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रभु दयाल जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। राहुल जी हमें कमेंट करते हैं लाजवाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरफत अली जी स्वागत है भैया आपका इस ब्लॉग में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में कमेंट साझा करते रहें। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।